ओके आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल है कि अब हम वेरिएबल के बेस पे थोड़ा सा पढ़ना जा रहे हैं। जब आप वेरिएबल की बात करते हो तो वेरिएबल दैट मीन्स नेम और सेट ऑफ कैरेक्टर विच इज यूज टू होल्ड द वैल्यूज। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं नम और हम इस पे एक वैल्यू स्टोर कराते हैं 10। उसके लिए हमें उसके एक डाटा टाइप या टाइप ऑफ वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे हमने दिया इंट। ओके, इंट नम। ओके, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपको 10 वेरिएबल्स 10 वैल्यूज स्टोर करानी है, ओके 10 वैल्यूज अगर आपको स्टोर करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डिफरेंट ऐसे ही वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और सभी के नेम्स आपको डिफरेंट रखने पड़ेंगे। ओके, वन नेम फॉर ओनली वन वैल्यू। ओके, यहाँ पे हर एक वैल्यू, हर एक जो नेम है, हर एक वेरिएबल है, नेम बोल सकते हैं या उसे आप वेरिएबल बोल सकते हैं, which is used to store only single value. Okay, you cannot store two values in a same number, same variable. Okay, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आता है। इस रिस्ट्रिक्शन को प्रोग्रामिंग में ओवरकम किया जाता है एक और स्पेशल वेरिएबल के थ्रू, जिसे हम अरे बोलते हैं। ओके, इसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल नेम। और इस पे थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। ओके, यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा आप लोगों को ये देना है कि सेम टाइप ऑफ वैल्यूज दैट मीन्स अगर मैं एक अरे बनाता हूं, एक सिंपल इंट ए, और ये मेरा अरे का सिंबल है और ये मेरा टर्मिनेट, और यहाँ पे मैं उसकी साइज देता हूं कि ये कितने साइज का, हाउ मेनी वैल्यूज इट विल स्टोर। ओके, ये यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है और ये उसका एक साइज है कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वो स्टोर कर सकता है। इसे नंबर ऑफ एलिमेंट या साइज ऑफ अरे बोला जाता है। ठीक है, ये आप किसी भी डाटा टाइप के लिए बना सकते हो। आप एक कैरेक्टर बना सकते हो, कैर नेम, और ये यहाँ पे मैंने 20 दे दिया। दैट मीन्स ये एक कैरेक्टर अरे है नेम, और जिसमें 20 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। ओके, आप ये फ्लोट के लिए बना सकते हो, फ्लोट वेल 20। दैट मीन्स यहाँ पे 20 वैल्यूज वो स्टोर करेगा, 20 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करेगा फ्लोट टाइप के। ओके, क्लियर है? ये एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हो सकते हैं। आपने रैक देखा है, एक अलमारी की तरह बोल सकते हैं एक तरह से। एक ऐसी अलमारी जिसके सारे जो ब्लॉक्स है या जो सारे रैक्स हैं वो सेम साइज के हैं और वो इंडेक्स्ड हैं 1 2 3 पे। क्लियर हुआ थोड़ा? या इसे मैं एक सिंपल, ओके सपोज मैं एक ये क्रिएट करता हूं, इंट ए ऑफ 4। ये मैंने एक क्रिएट किया, इंट ए ऑफ 4। ठीक है, अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा मेमोरी पे वो कुछ ऐसा होगा। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, फोर बॉक्स। ये 4 बॉक्सेस है। सपोज मैंने फर्स्ट बॉक्स पे 12 वैल्यू रखी, सेकंड बॉक्स में 13, एंड इस पे मैंने 15 रखा है और इस पे मैंने 16 रखा है। ओके, ये मेरे 4 बॉक्सेस हैं और एक तरह से इसे आप अरे एलिमेंट्स बोल सकते हैं। मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। अब इसे हम एड्रेस या एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये ए है, ये पूरा जो है वो ए है, और जो इंडेक्सिंग बोला जाता है इसे, ओके इंडेक्सिंग बोला जाता है। इन टर्म्स ऑफ अरे हम जब किसी एक को एड्रेस करते हैं तो उसे उसके इंडेक्स से हम एड्रेस करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी अरे पे, चाहे वो इंटीजर हो या कैरेक्टर हो या फ्लोट हो, उसे हम 0 एड्रेस देते हैं, 0। ओके, एंड द सेकेंड वन इज 1।
and third one is 2 and this one is 3. ओके, यानी कि क्योंकि हाँ बोलो सर, इट्स अ टाइप ऑफ लिस्ट ना? हाँ बोल सकते हो, कंपेयर कर सकते, पर ये लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, पर हाँ काइंड ऑफ लिस्ट है। ठीक है, जो पाइथन आप जो पाइथन में जब आप पढ़ते हैं तो लिस्ट की तरह ही आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, यस सर। ओके, इंडेक्सिंग होती है, फिर उसके बाद हम उसे एड्रेस कैसे करते हैं, हम एड्रेस करते हैं उसके नेम प्लस इंडेक्स से। यानी कि क्योंकि ये ए मेरा ये अरे है, तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0, ए ऑफ 0, यानी कि ए मेरा जो अरे है उसका 0th एलिमेंट, यानी कि 0th उसका 0th बॉक्स। ओके, सेकंड अगर मुझे 1 ये करना है तो मैं ए ऑफ 1 को रिफर करूंगा। ओके, और इसका जो बेनिफिट है ये है, आप रैंडम एक्सेस कर सकते हैं किसी को भी। आप सीधे चाहें तो ए ऑफ 2 को एक्सेस कर सकते हैं, आप सीधे चाहें तो ए ऑफ 3 को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यानी कि इसमें रैंडम एक्सेस है एंड इट कैन बी एडिटेड और अपडेटेड। आप इसे एडिट या चेंजेबल बोल सकते हैं, चेंज इट एनी टाइम, जब भी आप चाहें उसे उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब क्योंकि भाई ये एक वेरिएबल है तो इसकी एड्रेसिंग भी ये हम ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लेवल पे इसकी एड्रेसिंग करते हैं। अब इसकी मेमोरी लेवल एड्रेस देखते हैं। मेमोरी लेवल एड्रेस, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अरे का, उसके एड्रेस को बेस एड्रेस बोला जाता है। The address of first element in array is known as base address. ओके, बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस से आप उसके पूरे किसी भी एक ब्लॉक को फिर आप कवर अप कर सकते हैं या उस तक रीच कर सकते हैं या उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एक और स्पेशलिटी है, इसमें मेमोरी एलोकेशन जो होता है उसे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। और ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक तरह से एडवांटेज भी है अरे के लिए और डिसएडवांटेज भी है। ओके, हम देखेंगे कैसे कि एडवांटेज कैसे है और कैसे डिसएडवांटेज कैसे है। अब एडवांटेज की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट जो एलिमेंट है मेरा जो ए ऑफ 0 है, ओके, उसका जो एड्रेस है उसे बेस एड्रेस बोलते हैं। सपोज ये मेरे 100 जो मेमोरी लोकेशन 100 है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस है 100, वो वहां पे स्टोर्ड है। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप कितने बाइट्स के होते हैं? ओके, 4 बाइट्स सर। ओके, सो मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट कहां पे स्टोर होगा ये बता सकते हैं? 104 पे। ओके, क्योंकि अगर मैं 100 पे 4 जोड़ता हूं, क्योंकि ये 4 बाइट्स लेता है और ये एड्रेस है मेरा एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक का, मेमोरी ब्लॉक का, तो इसमें मैं 4 ब्लॉक्स और ऐड कर दूंगा जिसपे मेरा 12 स्टोर होगा। ओके, उसके बाद वाले जो ब्लॉक है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 104 टू 104 से स्टार्ट होगा, ये 104, 5, 6 और 7 तक जाएगा। और जो मेरा थर्ड एलिमेंट है वो स्टोर होगा 108 पे। 108 से उसकी एड्रेसिंग स्टार्ट होगी, और जो उसके बाद वाली है वो कहां से होगी? 112 से। क्लियर हुआ है थोड़ा सा? यस। देखो ध्यान से समझो, अगर जब भी मैं एक अरे क्रिएट करता हूं, अगर मैंने ए ऑफ 4 क्रिएट किया है तो उसके लिए 4 एलिमेंट्स वो क्रिएट करेगा, 4 ब्लॉक्स वो मेमोरी पर क्रिएट करेगा। ओके, और उसकी इंडेक्सिंग होगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, देन सो ऑन। ठीक है, और जो एड्रेसिंग हम करते हैं, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम उसे रेफर करते हैं, हम नेम ऑफ अरे एंड देन द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, तो ए ऑफ 0 दैट मीन्स हम उस ए अरे के 0th एलिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। और मेमोरी लेवल पर जब हम बात करते हैं तो सब ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करता है।
इसका मतलब यही है कि अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो 100 पे स्टोर हुआ है तो आप ये पता लगा सकते हैं वो कंटिन्यूअसली कहां तक स्टोर होगा। ओके, और अगर किसी देखो जो मेमोरी है वो ब्लॉक्स पर डिवाइडेड है। ओके, और अगर सपोज उसके पास 100 से 108 तक का ही एम्प्टी स्पेस है, पर इसे रिक्वायर कहां तक का है 1012 तक का। तो और अगर सपोज 1112 है, सॉरी 1112 अगर किसी गार्बेज वैल्यू या कोई और वैल्यू यूज, कोई और वेरिएबल यूज कर रहा है उस टाइम पे, तो वो वहां पे उसे असाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे जितना स्पेस चाहिए था, उसे चाहिए कितना स्पेस, 4x4 16 बाइट्स उसे चाहिए, और वो 16 बाइट इन अ रो उसे अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, इसलिए वो वहां से कहीं और ऐसे स्पेस पे उसे लोकेट करेगा जहां पे वो कंटिन्यूअसली 16 बाइट्स उसे दे सके। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, और हाँ, अब एक और चीज पे जुड़ती है अरे, अरे की टाइप्स ऑफ अरे। अरे हम 3 टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है 1D, इसे सिंगल डायमेंशन अरे बोला जाता है। हम देखेंगे अभी डायमेंशन कैसे, जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है ए ऑफ साइज, इसे 1 डायमेंशन अरे बोला जाता है। ओके, जो ये उसका साइज है, या बोल सकते हैं जो लिस्टिंग है उसकी, या जो जो पैटर्न है उसका एलिमेंट को स्टोर करने का, वो एक सिंगल डायमेंशन है। और इसमें सेकंड टाइप होता है 2D अरे, जिसपे हम एक तरह से मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं, अरे को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पे यहाँ आपका साइज होता है, और इसे साइज 1 बोल सकते हैं, एंड देन साइज 2। साइज 1 साइज 2 दोनों सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि दोनों अलग अलग ही होंगे, दोनों सेम भी हो सकते हैं। एंड द थर्ड टाइप इज मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल डायमेंशंस यूज कर सकते हैं 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के अलावा। ओके, जनरली जो आप लोगों के सिलेबस में हो 1D और 2D है। 1D को हम नॉर्मल चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें शॉर्ट करने के लिए, मर्ज करने के लिए, या उनमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। 2D अरे का हम बेसिकली एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं मैट्रिक्स के लिए। ओके, जैसे कि मैं एक क्रिएट करता हूं इंट ए ऑफ 2 2। ये मेरा एक सिंपल एक मैट्रिक्स है 2x2 का एक मैट्रिक्स है मेरा। ओके, यहाँ पे इसे, और हाँ, इसका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है बोल सकते हो, या फर्स्ट वाला जो उसका लिस्ट है, उसे हम रो बोलते हैं, और सेकंड वाला हमारा कॉलम हो जाता है। ओके, यानी कि जो फर्स्ट मेरा जो इंडेक्स है, या फर्स्ट जो साइज है, वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डायमेंशन रो को, एंड द सेकंड वन इज कॉलम। ओके, और जहां भी आपका रो और कॉलम का फंडा आता है, या जो जहां भी आप 2D अरे की बात करते हैं, यहाँ पे समझ जाइए आप, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, हम ये अभी देखेंगे कि कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहां तक का क्लियर है सभी को? हमने सिंगल वेरिएबल देखा, और उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल्स को हम सेम टाइप के वेरिएबल को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। ओके, इसमें तीसरा जो पैटर्न आता है, अभी जब हमने पहले स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम क्या था कि हम वैल्यूज को स्टोर कैसे करें, तो हमने एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि हम मल्टीपल वैल्यूज को कैसे कलेक्ट करें, तो हमने अरे बनाया। अब एक प्रॉब्लम आता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर को ही कलेक्ट करने को मिल रहा है, पर अगर मैं कोई ऐसा एक पैकेज चाहता हूँ, एक ऐसा वेरिएबल चाहता हूँ जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल को स्टोर कर सके, ओके, वहां पे आपका आता है स्ट्रक्चर। ओके, अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ओके, स्ट्रक्चर वहां पे आता है जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। ओके, और इसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोला जाता है स्ट्रक्चर को। ओके, और इसका फॉर्मेट है
स्ट्रक्ट, उसके बाद उसका नेम होता है। सपोज मैं एक ले लेता हूं नेम स्टूडेंट, एंड उसके बाद उसकी बॉडी, और ये क्लोज होता है। ओके, अब मैं यहां पे देता हूं इंट रोल, एक रोल नंबर, एंड उसके बाद कैर नेम। ओके, एक सिंपल एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है। और हितिशा, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? यस सर, यस सर। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर एक तरह से एक फॉर्मेट है, एक ब्लूप्रिंट है। ओके, और एक डाटा टाइप है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खुद एक डाटा टाइप बन जाता है, और इसके वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट के वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं इनसाइड वॉइड में। तब हम लिखते हैं स्टूडेंट एस, और यहाँ पे जो एस है मेरा, वो एक इंस्टेंस है किसका? स्टूडेंट का। ओके, एक स्टूडेंट टाइप जो मेरा स्ट्रक्चर है उसका एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, क्लियर है? सर आपकी वॉइस लैग हुई अभी, तो समझ में नहीं आया। ओके, मैं फिर से बोलता हूं। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक नेम ऑफ डाटा टाइप है, एक स्ट्रक्चर टाइप का एक डाटा टाइप एक स्ट्रक्चर है, और जिसका नेम स्टूडेंट है। या एक तरह से बोल सकते हो स्टूडेंट खुद में एक डाटा टाइप है, और उसका हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, या इंस्टेंस, या बोल सकते हैं कॉपी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है एस। ओके, और ऐसे ही आप मल्टीपल इंस्टेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं, S1 एंड S2। और इन सभी के वैल्यूज को जब मैं रेफर करता हूं, ओके, और एस डॉट रोल से रेफर करूंगा मैं। और ओके, जस्ट अ मिनट, इसे हम क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। डेस्कटॉप, ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, एक सिंपल एक अरे क्रिएट करते हैं, num डॉट सी। ओके, सिंपल एक अरे क्रिएट कर रहे हैं। सभी को वेरिएबल क्रिएट करना आता है? यस सर। ओके, और अब हम यहाँ पे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को भी हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो पोर्शन है मेरा, जो मैं जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया है, मेरा हेडर फाइल और मेन से पहले का, इसे ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया बोला जाता है। यानी कि इस एरिया में जो भी मैं डिक्लेयर करूंगा वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इंट आई मैं क्रिएट करता हूं, और इसकी एक वैल्यू मैं देता हूं i इक्वल्स टू 20, उसके बाद एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं void print वैल्यू। ओके, और ये प्रिंट करेगा वैल्यू को, और ये मेरा सिर्फ डिक्लेरेशन है इसका। ओके, और इसके बाद मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। जहां भी समझ नहीं आएगा आप लोग बताएंगे मुझे। और यहाँ पे मैं i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। ओके, और वैसे ही मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं void print val, और यहां भी मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर है प्रोग्राम सभी को? मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है i इक्वल्स टू 20, और मैं उसे मेन से भी प्रिंट करा रहा हूं इसकी वैल्यू को,
और मैं जो मेरा फंक्शन है उससे भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वॉइड मेन के अंदर। बेहद सिंपल सा प्रोग्राम है ये। क्लियर g++ एंड num.c, कोई एरर नहीं। ओके, यहाँ पे मिल गया आप लोगों को। वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज 20 एंड वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज 20। वो दोनों जगह से एक्सेस, यानी थ्रू आउट, जब भी आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं वो प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन के लिए, सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है। ओके, और वही मैं अब एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूं जो इस इंट मेन के अंदर है, इंट j, और इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूं 20। ओके, अब मैं इस लोकल वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूं, printf/n वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज, यहाँ पे मैं %d मैंने लिखा एंड j। ओके, और सेम लाइन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और ये मैंने कॉपी कर दिया इस पे भी, ताकि हमें पता चले कि लोकल वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है और कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे एक एरर उसने मुझे डायरेक्टली हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे देखो, आइडेंटिफायर j इज अनडिफाइंड। ओके, क्यों अनडिफाइंड है ये प्रिंट वैल के लिए? बिकॉज जो इसका स्कोप है, j का स्कोप जो है वो इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के विद इन है। ओके, इसके बाहर j का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, इस वजह से j इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है, क्योंकि जो i है वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, इसलिए वो सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सर और इंस्टेंट वेरिएबल? इंस्टेंट नहीं होता, वो इंस्टेंस वेरिएबल है बेटा। जब हम स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करते हैं तो उसे उसका इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है इतिशा? यस सर। ओके, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसे रिमूव करने के लिए आप या तो यहाँ पे j को डिक्लेयर करेंगे या फिर सिंपल इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, और ये पॉसिबल हो सकता है कि ग्लोबल वेरिएबल आपका i है तो आप लोकल वेरिएबल एक और i आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, आप एक और i की वैल्यू लोकली क्रिएट कर सकते हैं, और वो कंप्यूटर, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो लोकल वाले को रेफर करे या ग्लोबल वाले को यहाँ पे। ठीक है, ये हम और अपकमिंग क्लासेस पे देखेंगे कि दोनों को आपको डिफरेंटली कैसे आपको एक्सेस करना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है और ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट करते हैं? यस सर। ओके, हम वापस आते हैं अपने एक सिंपल सा जो एग्जांपल हमारा था उस पर। लोकल, डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर ऊपर अपन ग्लोबल कर दे और नीचे उसको लोकल में लाए तो पॉसिबल हाँ है ये? हाँ, वो पॉसिबल है। ओके, और सर दोनों चेंज हो सकते हैं क्या अलग अलग? लाइक लोकल पे आई की वैल्यू 20 है और हाँ ग्लोबल पे आके वो 30 हो जाए। हाँ, हो सकती है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिंपल अरे मैं क्रिएट करूंगा। इंट नम, और इसकी साइज है, मैं अभी सिर्फ 10 ले रहा हूं। ओके, 10 की जगह अगर सिंपल हम 3 लेते हैं ताकि बेहद आसानी से हम इसे समझ सके। ऑब्वियसली इसकी इंडेक्सिंग अब स्टार्ट होगी 2 से, सॉरी 0 से, 0 1 एंड 2। इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे जिसकी इंडेक्सिंग रहेगी 0 1 एंड 2। ओके, मैं सबसे पहले डायरेक्ट मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन दिखा रहा हूं। num ऑफ 0 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 12 दिया है, एंड num
ऑफ 1 इक्वल्स टू मैंने 13 दे दिया एंड num ऑफ 2 इक्वल्स टू मैंने 14 दिया है। ओके ये आपका डायरेक्ट डिक्लेरेशन है जब आप डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स को डिक्लेयर करते हैं। ओके और इसके बाद आप सीधा प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ आप जिस भी वैल्यू को चाहें /n वैल्यू और उसके बाद क्योंकि एक इंटीजर है %d और उसके बाद आप a ऑफ सपोज मुझे 2 को प्रिंट करना है तो आप उसे सिंपली ऐसे प्रिंट कर सकते हैं या आप पूरी वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके सॉरी num है यार। ओके इसे मैं कंपाइल करता हूं g++ एंड num.c ये आ गया वैल्यू 14 एंड वैल्यू 13 जो मेरा वैल्यू ऑफ 2 है सेकंड इंडेक्स उसकी वैल्यू है 14 एंड द फर्स्ट वन इज 13 पर अगर सपोज मेरा साइज जो है 30 होता या 10 होता तो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक इंडेक्स को मैं मैन्युअली यहाँ पे इनिशियलाइज करूं? नो सर पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे हम एक लूप का बेनिफिट लेते हैं कि कैसे हम लूप के थ्रू सारे जो इंडेक्सेस हैं या सारे एलिमेंट्स है उसको इनिशियलाइज करते हैं और सारे वैल्यूज को हम प्रिंट करते हैं। ओके हम इससे देखते हैं डॉट ओके इसे हम थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं printf /n enter values और यहाँ पे क्योंकि हमें इटरेट कराना है काइंड ऑफ इटरेशन क्रिएट होगा सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है देखो 0 से 2 तक दिख रहा है कि मेरा जो लूप है अगर मैं एक लूप क्रिएट करता हूं तो वो 0 से कहां तक जा रहा है 2 तक। बट सर ये हाँ। मतलब आप पहले तो अंदर कुछ और डाल रहे हैं ना कहाँ जो आपने मतलब अंदर वैल्यू डाली थी 0 1 2 के ठीक है तो सर 0 1 2 तो बस इंडेक्स है एक तो सर अंदर की वैल्यू के लिए तो अलग आएगा ना कोड। हाँ जस्ट अ मिनट मैं उसे भी आप लोगों को करता हूँ 3 and i++। ओके इस कोड को ध्यान से आप लोग देखेंगे num ओके ये मेरा एक सिंपल स्कैनफ है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को स्कैन करने के लिए या इनपुट लेने के लिए राइट। यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मेट दिया है परसेंटेज स्पेसिफायर एंड देन मैंने एड्रेस ऑफ वो पर्टिकुलर वेरिएबल दे दिया है। ये देखो वो दिखा रहा है int num 012 ठीक है और ये 3 टाइम्स इसलिए है क्योंकि मैंने उसे लूप के विद इन द लूप रखा है। अब इस लूप को समझेंगे थोड़ा सा फॉर्मेट इसका क्योंकि मुझे पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है इसलिए मैं i इक्वल्स टू मैंने 0 स्टार्ट किया है और वो कहां तक चल रहा है i इज लेस देन 3 दैट मींस वो 2 तक चलेगा जैसे ही उस i की वैल्यू 3 होगी वो स्टॉप हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ये बेहद इंपॉर्टेंट इसका स्टेप है कि आपको समझना। क्लियर है बाकी लोगों को? यस सर। Yes, sir. गुड। यहाँ पे जैसे ही हम रीड करते हैं अब हमें उसे प्रिंट भी करना है तो ऑब्वियसली हम एक एक एलिमेंट को प्रिंट नहीं करना चाहेंगे तो हम उसे भी हम फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे सेम फॉर्मेट रहेगा बस जहां पे हम स्कैन कर रहे हैं वहां पे हम प्रिंट एफ फंक्शन लगा देंगे। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ और क्योंकि मुझे जिस फॉर्मेट पे प्रिंट करना है उससे मैं %d है इंटीजर फॉर्मेट पे और मैंने स्पेस दिया थोड़ा सा और यहाँ पे मैं num ऑफ i को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। लूप एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप अरे की बात करते हैं
या अरे या 2 डायमेंशन अरे की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे वो चीजों को बेहद ऑप्टिमाइज करता है, लाइन ऑफ कोड्स को वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये 3 इंडेक्स का? मैं इसे जस्ट कंपाइल करता हूँ, g++ एंड num.c a.out। ठीक है, एंटर वैल्यूज उसने बोला, अब मैं फर्स्ट वैल्यू एंटर करता हूं। मैंने फर्स्ट वैल्यू दिया उसे 14 एंड द सेकंड वैल्यू मैंने दिया 15 एंड थर्ड वैल्यू इज 17, और उसने मुझे प्रिंट कर दिया 14, 15 एंड 17। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आप कौन सा इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, तो आप उसे भी बेहद अच्छा, मतलब एक तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं ये करता हूँ num एंड देन %d एंड ओके इक्वल्स टू, इससे मैं करता हूँ वैल्यू ऑफ i, और अब इसे हम देखते हैं कंपाइल, एक स्लैश एन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि चीजें हमें क्लियरली विजिबल हो। मैंने दिया 12, 25 एंड 17, और यहाँ पे मुझे है मिल गया num0 इक्वल्स टू 12, num1 इक्वल्स टू 25 एंड num2 इक्वल्स टू 17। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक तरह से मेरा जो लूप था वो एक फिक्स था कि सिर्फ मुझे 3 वेरिएबल्स के लिए। अब अगर यूजर चाहता है कि मैं इसे मैं रेगुलेट करूं या ऑटोमेट मैं करूं, ओके, तो उस केस पे हमें क्या करना होगा? सपोज मैं चाहता हूं कि जो साइज ऑफ अरे है वो एक यूजर डिफाइन करे, ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक प्री डिफाइंड मैक्सिमम साइज लेते हैं। प्री डिफाइंड मैक्सिमम साइज हम लेते हैं। सपोज मैं एक प्री डिफाइंड मैक्सिमम साइज मैं ले लेता हूं 10, ओके, और इसके बाद मैं यूजर से मैं एक चीज मैं फिक्स करूंगा कि एंटर वैल्यू, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो जो एंटर करेगा उससे मैं एक तरह से एक और मैं वेरिएबल ले लूंगा साइज। ओके, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है साइज, और मैं उसे साइज पे फिक्स कर दूंगा scanf %d एंड एड्रेस ऑफ साइज। मैंने जो भी वो मुझे इनपुट देगा उसे मैंने एक साइज नाम के एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया है। ओके, अब मुझे जो मेरा लूप जो चलेगा वो साइज से बिलो तक चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या क्या चीजें चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा फिक्स था उसे मैं अब वेरिएबलाइज कर रहा हूँ कि ये यूजर पे डिपेंड करे कि वो कितने साइज की वैल्यूज को या कितने साइज का अरे क्रिएट करना चाहता है। पर यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, जो मैक्सिमम साइज है आपका वो 10 है, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ मैक्स इक्वल्स टू 10। आपको जो भी वैल्यू देनी है वो बिलो 10 देनी है, या आप 10 दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आप चाहें तो एक इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, और उस इफ के अंदर आप इन दोनों चीजों को डाल सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा होती है तो आप उसे सिंपल बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू क्रिएट दैट साइज दैट इज ओवरसाइज्ड, ओके, ओवरसाइज्ड वैल्यू, और अब प्लीज एंटर इन बिटवीन 0 to 10, ओके। वो चीजें आप लोग एक बार देख सकते हैं। पर यहाँ पे एक वेरिएबलाइजेशन हो गया है कि कैसे आप एक वेरिएबल उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो वेरिएबल वैल्यूज है उसे आप अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं। इसे हम एक बार रन करते हैं, g++ num.c, ओके। सपोज मैं चाहता हूं 6 वैल्यूज का मुझे एक क्रिएट करना है, और उसके बाद मुझे 6 वैल्यूज देने पड़ेंगे, और मैं देता हूं 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ओके। और उसके बाद वो मुझे शो कर देता है वैल्यूज आर 0 to 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर।
Yes, sir. बाकी लोगों को Yes, sir. Yes, sir. किसी को किसी तरह का डाउट इस पे? No, sir. ओके अब यहाँ पे आप और भी चीजें जो भी आपके ऑपरेशन लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग वो सारी चीजें आप यहाँ पे धीरे से आप क्योंकि आपको अब पता है रीडिंग कैसे करना है वैल्यूज को और उसे प्रिंट कैसे करना है। उसके बाद आप सपोज यहाँ तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया कि आप 12 13 14 डाउट है 15। हाँ बोलो बच्चे। सर आपने ऊपर INT नाम लिखा है 10 और ये चालू हो रहा है 12 से, कैसे? ये वाला यस सर, वहां पे आपने 10 लिखा है और ये यहाँ पे उसका साइज है बच्चे, ये साइज है उसका, ये वैल्यूज को नहीं डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि नम नाम का एक इंटीजर अरे है जिसके जो 10 वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ओके सर, तो सर ये प्रिंट कैसे कर रहे हैं इंडेक्स के साथ 12 13? क्योंकि देखो यहाँ जब आप num 1 को एड्रेस करते हैं, ओके जस्ट जब आप num 1 को एड्रेस करते हैं, सॉरी इसे समझो, ये जो है ये जो इंडेक्सिंग है वो 0 to 9 जाएगा क्योंकि ये 10 एलिमेंट्स है 0 to 9। जो मेरा num 0 है वो num 0 एक वेरिएबल है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये num 0 एक डिफरेंट वेरिएबल है, num 1 एक डिफरेंट वेरिएबल है, num 2 एक डिफरेंट वेरिएबल है और ये सारे वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करते हैं क्योंकि ये हमारा एक ये स्टैंडर्ड रूल है कि एक सिंगल वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। ओके सर वो समझ आ गया, बट ये 12 से चालू क्यों हो रहा है वो पूछ रहा हूँ मैं। ये क्योंकि मैंने 12 दिया है उसे, तो ओके जस्ट अ मिनट, मैं इसे फिर से एक बार ये करता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, रुको जस्ट अ मिनट, मैंने काफी गड़बड़ कर दी इसका। ओके यहाँ पे मैं 4 वैल्यूज देता हूँ और ये मेरा स्टार्ट होगा 16 and 12 23 14। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो वैल्यूज हैं वो इस पैटर्न को मत ये करो कि यहाँ पे मेरा 10 है तो यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा, नहीं, ये डिफरेंट है, ये उसके साइज को डिफाइन करता है और ये जो मैं वैल्यूज यूजर एंटर कर रहा है उसे डिफाइन करता है। ये सेम पैटर्न पे हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 16 लिया है, आप चाहे तो 110 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने मतलब ये यूजर डिफाइन के बदले यहाँ सिस्टम डिफाइन किया था। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यूज ले सकता हूँ। यहाँ पे 10 देखो, जो चीज आप लोगों को जो चीज कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो ये है, मतलब बट वो केवल नंबरिंग प्रोवाइड कर रहा है, नंबर हम दे रहे हैं। कौन सा ये जो है वो? नहीं सर, जैसे यहाँ पे एंटर नंबर किए ना 102 134 25 6 सर, तो ये तो नंबरिंग दे रहा है ना इसको, बस यही इसका यूज है यहाँ पे। देखो तुम्हारा क्वेश्चन मैं शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार फिर से ट्राई करो बोलने का। सर जैसे नंबर एंटर कर रहे हैं ना, तो उसको ये मतलब नंबरिंग दे रहा है ना, बस तो एक सीक्वेंस में एडजस्ट कर रहा है। हाँ, जो मैं फर्स्ट वैल्यू से दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मुझे 4 साइज का एक अरे मुझे एक चाहिए, 4 साइज का बॉक्स, उसके पास 10 साइज का है, जो मैक्सिमम साइज है उसके पास वो 10 है, 10 रैक्स है उसके पास, या 10 बॉक्सेस है, समझ सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 4 बॉक्सेस यूज करना है और उसके बाद मैं 4 वैल्यूज उसे देता हूँ। ठीक है, मैंने 102 दिया, 134 दिया, 25 दिया एंड 6 दिया। उसने क्या किया, जो फर्स्ट वैल्यू मैंने दिया उसे उसने नम 0th बॉक्स पे, जो बॉक्स 0 है उस पर उसने स्टोर किया। सेकंड वैल्यू को उसने फर्स्ट वाले पे स्टोर किया, थर्ड को उसने सेकंड जो बॉक्स नेम्ड है num2 उस पे स्टोर किया, एंड द थर्ड वैल्यू जो फोर्थ वैल्यू है उसे num3 पे उसने स्टोर किया। ओके और उसके अकॉर्डिंग ही वो मुझे शो कर रहा है। अब क्लियर हुआ कुछ? यस सर। अभी और प्रॉब्लम्स देखेंगे हम अपकमिंग क्लासेस में इस पे। हाँ बोलो सर। अरे क्रिएशन का डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं होता? अरे क्रिएशन का डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं, हाँ तुम क्रिएट कर सकते हो फंक्शन, पर उस पे भी तुम्हें ऐसा चीज देना पड़ेगा। देखो इसका एक और दूसरा वे है, मैं बताता हूँ। इसका जो सेकंड वे है कि आप सीधे वैल्यूज के साथ उसे क्रिएट कर सकते हैं।
जो सेकंड इसका ये है वो हम देखते हैं। गुड, जस्ट अ मिनट, ऐसे करते हैं। ओके, उस केस पे हमें रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे प्रिंट कर सकेंगे। यहाँ पे सपोज वो 10 साइज का है, तो मैं क्या करता हूँ इसे int num, और मैं यहाँ पे 10 भी ले सकता हूँ, या मैं यहाँ पे साइज ना दूं तो भी चलेगा उस केस पे। और इस केस पे मैं इसकी वैल्यूज को सीधे मैं बताऊंगा। सपोज इस पे 19 है, 23, ओके। यहाँ पे मैंने उसे सीधा बताया है कि भाई आपके एक नम एक अरे मैंने बनाया है जिसकी वैल्यूज ये है, ओके। उसका जो 0th वैल्यू है वो 19 है, 12th जो सेकंड वैल्यू है वो 12 है, और सो ऑन, ओके। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, डायरेक्ट डॉट सी एंड उसके बाद डॉट ओ यू टी, ओके। इसका कोई इस पे इफेक्ट हो गया? हाँ, इस पे कितना है? 0 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है उसके पास। मैंने 5 ये दिया और उसने 5 एलिमेंट्स को मुझे प्रिंट कर दिया। जो फर्स्ट एलिमेंट है 0th पे और वो 19 है, एंड द सेकंड वन इज 12 14 15 एंड 17, ओके। ये सेकंड वे है जब आप डायरेक्ट उस नंबर या एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे को जब आप डायरेक्ट उसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यूजर से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप यूजर से नहीं ले रहे हैं इन वैल्यूज को, ओके। और हाँ, आप इसे आप तुम दोनों चीजें ही कर सकते हो कि आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दो उसे, उसके बाद आप यूजर से जब वो वैल्यूज लोगे तो उसे जस्ट वो ओवरराइट कर देगा उस पर्टिकुलर वैल्यूज को, ओके। हम वो इस पे और एडवांस वर्क हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस पे देखेंगे। फिलहाल जितना आज पढ़ा है, होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो। और हाँ, इसमें प्रैक्टिस आप लोगों को काफी करना पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस के नहीं चलेगा, ओके। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर मैक्सिमम कितने वैल्यू स्टोर करा सकते हैं सर एक एरे में?